रसोई में धुएं और अदरक की मिली जुली खुशबू है। रीना छलनी में चाय छान रही है। कलाई पर शॉल का किनारा फिसलता रहता है। वो बार बार उसे ऊपर खींचती है। वहीं पास बैठी निकिता गोभी काट रही है और दोनों आपस में कुछ बातें कर रही हैं। निकिता, आज तो इतनी ज्यादा ठंड है कि हाथ सुन हो गए। इस ठंड में तो काम भी नहीं किया जा रहा है। लग रहा है जाऊं और अपनी रजाई के अंदर घुस जाऊं। बात तो सही कह रही है दीदी, ठंड बहुत ज्यादा है। मेरा भी मन कर रहा था रजाई में दुबक के बैठी रहूं, पर क्या करें, चंदर भैया और रत्नेश जी को फैक्ट्री के लिए भी तो निकलना है। और आपको तो पता ही है हमारे घर की रीत, जब तक टिफिन में कढ़ाई से उतरी हुई ताजी आलू गोभी की सब्जी ना जाए, सबको लगता है दिन शुरू ही नहीं हुआ। सही कह रही हो तुम, इन लोगों की तो आदत गई ही नहीं। बाबूजी को अभी भी लगता है कि रोज खेत से ताजी गोभी आएगी, आलू निकाल कर लाएंगे तब सब्जी बनेगी। और अब वो जमीन कहाँ रही, लेकिन उनकी आदत अभी भी वही पुरानी वाली है। दोनों नाश्ता बनाते बनाते बातें कर रही थी। तभी बाहर से सास महिमा की आवाज आती है। चंद्र और रत्नेश की फैक्ट्री का टाइम हो रहा है। क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना? तुम दोनों ऐसे ही बातें करती रहोगी क्या? अरे माँ, परेशान ना हो, हम दोनों ने नाश्ता बना लिया है। महिमा जी सभी को नाश्ते के लिए बुलाकर ले आती हैं। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं। दादाजी देखो ना, रिंकू भैया रोज मेरा आलू का पराठा खा लेते हैं। अरे दादी जी, ये तो छोटी है ना, ये इतना बड़ा पराठा कैसे खाएगी? इसीलिए ले लेता हूँ। पूजा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। रिंकू अपनी छोटी बहन को कोई ऐसे परेशान करता है क्या? हंसी मजाक करते हुए सभी लोग आलू और गोभी के पराठे खा रहे थे। तभी एकदम से रत्नेश और चंद्र की नजरें घड़ी पर पड़ती है। और फैक्ट्री का टाइम हो गया है भैया। अरे 9 बज गए, चलो जल्दी उठो। रत्नेश और चंद्र की फैक्ट्री जाने के बाद अरविंद जी और महिमा जी आंगन में एक चारपाई के ऊपर धूप सेकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज बादलों के पीछे ऐसे छुपा है कि जैसे आज उसे इजाजत ही नहीं हो निकलने की। इस ठंड में तो धूप भी नहीं नसीब। सही कह रहे हैं जी आप, ये ठंड तो बदन जमा देने वाली है। तभी अचानक आंगन का दरवाजा खुला। अरविंद जी ने नजर उठाई। चंद्र और रत्नेश दोनों अंदर आ गए। चेहरे उतरे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे। आज उनके सिर पर सब्जी का थैला नहीं, बल्कि फैक्ट्री के नीले प्लास्टिक के ड्रम रखे थे। रत्नेश, तुम तो कह रहे थे कि आज फैक्ट्री में ओवर टाइम है, ज्यादा काम है, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो दोपहर के 2 ही बजे हैं। चंद्र और रत्नेश आंगन में आकर खड़े हो गए। कुछ ना बोले ना कुछ देखा, बस खड़े रहे। बाहर हवा चल रही थी और इतनी खामोशी थी कि उसकी साएं साएं साफ सुनाई दे रही थी। रसोई में कच्छी की आवाज रुकी और 2 पल में निकिता और रीना हाथ में कलछी लिए बाहर आ गई। आप दोनों इतनी जल्दी आ गए? अभी तो हमने दोपहर का खाना भी सही से नहीं बनाया। और ये क्या है, नीले ड्रम? क्या फैक्ट्री वालों ने दिवाली का बोनस अभी से दे दिया? बोनस नहीं भाभी, आज तो विदाई देनी है उन्होंने। फैक्ट्री पर ताला लटक गया, मालिक ने बोल दिया मंदी आ गई है, अब मशीनें नहीं चलेंगी, हम दोनों को निकाल दिया। रत्नेश की बातें खत्म होते ही आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी जगह चुप खड़े रहे। ना कोई हिला, ना किसी ने कुछ कहा। कोई कहता भी तो क्या, ये सारा घर उन दोनों भाइयों की कमाई से तो चल रहा था। बच्चों की फीस, घर की रोटी, सब कुछ। ये क्या कह रहे रत्नेश? नौकरी चली गई, अब क्या होगा? और ये नीले ड्रम क्यों उठाकर ले आए हो तुम? पापा फोरमैन ने कहा यहाँ से जो उठा सकते हो उठा लो, कल से यहाँ पर कोई भी काम नहीं आएगा। हमें ये नीले ड्रम दिखे तो उठा लिए, सोचा घर में पानी भरने के या किसी और सामान रखने के लिए काम आ जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन कुछ बदल गया था। पहले सुबह उठते ही रसोई से आलू के पराठे की खुशबू आती थी, गोभी की सब्जी का तड़का लगता था, लेकिन अब बस एक पतली सी दाल जो किसी तरह दिन निकालती थी। बड़ों ने खुद को तो समझा लिया, चुपचाप खा लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन बच्चों का क्या बता, मुश्किल वक्त क्या होता है। उन्हें तो बस वही चाहिए था जो पहले मिलता था। मम्मी, आज फिर दाल बनी है, मुझे नहीं चाहिए। रोज रोज दाल, मुझे आलू के पराठे चाहिए, गोभी की सब्जी चाहिए। चंदर और रत्नेश पुराने अखबारों में नौकरी के विज्ञापन ढूंढ रहे हैं। उनके पास पेन और एक फटी हुई डायरी है। ये वाली फैक्ट्री नहीं, ये तो बंद हो गई। ये देखो, ड्राइवर चाहिए। लाइसेंस नहीं है हमारे पास। अरविंद जी अपने बेटों को परेशान देकर दुखी हो जाते हैं और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। तभी उनकी पत्नी उनके पास आती है। महिमा, अगर आज वो जमीन हमारे पास होती तो मेरे बच्चों को नौकरी के लिए दर दर भटकना ना पड़ता और ना ही हमें ये सूखी रोटी खानी पड़ती। बस इतनी बात करते अरविंद जी की आंखों में पुरानी यादें आ जाती हैं। वो खेत जहां सुबह की धूप पड़ती है तो गोभी के पत्ते चमकते थे, आलू की मेड़े एक के बाद एक कतार में लगी रहती थी। मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि जो बोए वही उगाए। अरविंद बाबू खुद हल चलाते थे। थकान होती थी लेकिन दिल भरा रहता था।
घर में कभी सब्जी की कमी नहीं थी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। फिर वो दिन आया जब सरपंच के आदमी कागज लेकर आए। अरविंद बाबू को समझ नहीं आया कब क्या हुआ, कैसे हुआ। बस एक दिन वो खेत उनका नहीं रहा। आप सही कह रहे हैं। अगर आज वो खेती होती तो हमारे बच्चे उस खेत में सब्जियां उगाते, अनाज बोते, जिससे हमारे घर में राशन आता और यूं छोटी छोटी जरूरत के लिए हमें तरसना ना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। घर में राशन और पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास ना तो लंच के लिए कुछ है और ना ही ठंड से बचने के लिए ढंग के स्वेटर। चंदर और रत्नेश रोज की तरह नौकरी की तलाश में घर से बाहर गए हैं। तब निकिता और रीना तय करती हैं कि वे गांव के किनारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें जाकर कुछ सिलाई कढ़ाई का काम ढूंढेंगी या अनाज की मदद मांगेंगी। रीना और निकिता अपना शॉल ओढ़ते हुए तेजी से घर के बाहर निकलती हैं। ठंड की वजह से उनके गाल लाल हो गए हैं। तभी रीना कहती है, अगर आज हमें कोई मदद ना मिली और अनाज ना मिला तो हमारे घर में शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। अगर उसने चाहा तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। रीना और निकिता लाइन में खड़ी हुई हैं, लेकिन एकदम बेबस होकर सबसे नजरें चुराते हुए। तभी उनकी बारी आती है। ये लो 2 किलो आटा और आधा किलो दाल। और हाँ, रोज रोज हम इस तरह राशन नहीं दे पाएंगे, हमारे पास और भी लोग हैं। लेकिन आपके पास कोई सिलाई कढ़ाई का काम हो तो हमें बता दीजिए, हम वो कर लेंगे। अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है। घर वापस जाते समय निकिता और रीना की नजर अपनी उसी जमीन पर पड़ती है जो सरपंच ने हड़प ली थी। दीदी देखो तो, ये जमीन कितनी उपजाऊ थी। यहाँ पर कितनी अच्छी गोभी और आलू लगे हुए थे, लेकिन आज कैसे बंजर पड़ी हुई है। आखिर ये सरपंच को क्या हासिल हुआ हमारी जमीन को हड़प कर? तुम सही कह रही हो। अगर आज हमारे पास ये जमीन होती तो हमें यूं दर दर भटकना ना पड़ता। बातें हो रही थी, तभी निकिता की नजर अचानक मोहल्ले के बाकी घरों पर पड़ी। किसी ने पुराने टीन के डिब्बे में फूल लगाए थे, किसी ने प्लास्टिक के डब्बे में पालक उगाई थी, किसी की खिड़की पर छोटे छोटे गमलों में हरी मिर्च लहला रही थी। बस यही एक नज़र काफ़ी थी। निकिता ने रीना को देखा, रीना ने निकिता को, और दोनों बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गईं। घर के अंदर आते ही निकिता रत्नेश के पास चली जाती है। आज मैंने देखा मोहल्ले में किसी ने टीन के डब्बे में पेड़ पौधे लगाए, किसी ने प्लास्टिक के डब्बे में पालक लगाई। तो इसी तरह हम भी लगा सकते हैं ना? पहले भी तो कई सब्जियां लगाई जाती थी ना। पहले हमारे पास खेत था, अब खेत नहीं है, कहाँ लगाएंगे? आप लोग नीले ड्रम लाए थे, हम लोग उन्हें नीले ड्रम में आलू और गोभी लगाएंगे। इतने में रीना अपने पति चंद्र को समझाते हुए बाहर लाती है। तुम दोनों की बात तुम मान ले, लेकिन अगर माँ और पापा को पता चला तो वो तो चिल्लाएंगे। निकिता और रीना के समझाने के बाद रत्नेश और चंद्र मान जाते हैं, लेकिन अब असली चुनौती थी ड्रम के अंदर जमा हुआ जिद्दी फेविकॉल साफ करना। निकिता और रीना ने साड़ियाँ ऊपर खोंस ली हैं और गर्म पानी की बाल्टियाँ लेकर जुट गई। रीना एक काम करो, इस ड्रम के अंदर ही घुस जाओ और फेविकॉल बाहर खींच कर निकाल लो। हंसिए मत, एक बार ये साफ हो गया तो इसमें मिट्टी ऐसे चिपकेगी कि गोभी के फूल खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। तभी पड़ोस की काकी और 2-3 औरतें दीवार के ऊपर से झांकती हैं। वो ये नज़ारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। अरे ये नीले ड्रम से क्या कर रही हो तुम दोनों? भाई आजकल तो नीले ड्रम का बड़ा ही डर बना हुआ है। बच के रहना चंदर और रत्नेश। हाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग फेविकोल की खेती करने जा रहे हैं। अरे आप इतनी फिक्र मत करिए, हम जो भी करेंगे ना आपको पता ही चल जाएगा। मोहल्ले की औरतें हंसते हंसते चली गईं, लेकिन रीना और निकिता ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा, बस काम करती रहीं। किसी की हंसी उनके हौसले तक पहुंच ही नहीं पाई। लीजिए, हम अपने पहले पड़ाव में सफल हुए। ड्रम बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं। हाँ, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी है। मिट्टी लानी है और चुपचाप जाना होगा। माँ और पापा को अभी कुछ बताना नहीं है। वाह, घर की बहुएं तो मिट्टी चोर बन गई हैं। खूब हंसिए देवर जी, लेकिन जब गोभी खिलेगी ना तो सबसे पहले आप ही लोग खाएंगे। बहुत दिनों बाद घर में ऐसी हंसी का माहौल था। रात में सभी के सोने के बाद चारों बोरी फावड़ा लेकर बस निकल पड़े। ठंड भी अभी चरम सीमा पर थी। सांस लो तो धुआं निकले, हाथ बाहर करो तो सुन हो जाए, लेकिन चारों चले जा रहे थे रात के अंधेरे में चुपचाप। इस कपकपा देने वाली ठंड में हम जा तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये भी तो कोई बताए। हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारे उस खेत की है जो सरपंच जी ने हड़प ली है। तो क्यों ना हम उस मिट्टी को ले आए। रत्नेश और चंदर फावड़े से मिट्टी खोदने लगते हैं। निकिता और रीना बोरी खोलकर मिट्टी भरने लगती है। कपकपा देने वाली ठंड थी, हाथ सुन हो रहे थे, लेकिन वो ठंड भी बहू के हौसलों के आगे हार गई थी। बोरियां भर गई, चारों शांति से घर आकर मिट्टी रख देते हैं। हम लोग चुपचाप मिट्टी तो ले आए, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि सुबह माँ और पापा क्या कहेंगे।
दीदी आप घबराइए मत, हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। देखिए बाहर कितनी ठंड है, अभी रजाई के अंदर चले जाना ही बेहतर है। अगली सुबह अरविंद जी हमेशा की तरह उठे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कंबल छोड़ना मुश्किल था, लेकिन उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो धीरे धीरे आंगन में आए और जैसे ही आंगन में नजर पड़ी पैर वहीं रुक गए। नीला ड्रम, बोरियां, मिट्टी सब आंगन में पड़ा हुआ था। एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। ये सब क्या है? आंगन में इतनी मिट्टी किसने फैलाई? कहाँ है सब लोग? आवाज सुनते ही सभी लोग बाहर आ गए। रीना, निकिता चुपचाप एक दूसरे को देख रही हैं। अब सब लोग ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? कोई बताएगा मुझे ये नीला ड्रम और मिट्टी आंगन में क्यों है? घर को खेत बनाना चाहते हो तुम लोग? पापा, ये निकिता और रीना भाभी का आइडिया था। पापा गुस्सा मत होइए, पहले आप सुनिए। क्या सुनो, बताओ। पापा जी नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे रोज गोभी आलू मांगते हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा हम इस नीले ड्रम में आलू और गोभी लगा सकते हैं, इससे हमारे घर में ताजी सब्जी तो आएगी। पापा हम जानते हैं ये खेत जैसा नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो करना था, बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता। अपनी बहू की बात सुनने के बाद अरविंद जी का गुस्सा थम सा गया था। अरविंद जी की हाँ के बाद बहुएं अपने नीले ड्रम में खेती का काम शुरू कर देती हैं। दीदी ड्रम में मिट्टी तो डाल दी, लेकिन अब मिट्टी में खाद भी तो डालनी होगी ना। खाद कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, लेकिन हम सब्जियों के छिलके से अच्छी खाद बना सकते हैं। घर में सब्जी थी ही नहीं तो छिलके कहाँ से आते। दोनों निकल पड़ी। पड़ोस में हाथ में थैला, चेहरे पर झिझक। भाभी आपके घर में जो सब्जी के छिलके हो तो दे दीजिए। खाओगे क्या? नहीं भाभी, खाद बनानी है, आंगन में लगाया है कुछ, लो ले जाओ, हमारे किस काम के। कुछ ने दिए, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन दोनों बिना कुछ बोले थैला भरकर घर आ गए। खाद के लिए छिलके तो मिल गए थे, बीज भी आ गए थे। अब देर किस बात की, घर में नीले ड्रम में आलू और गोभी की खेती शुरू हो गई थी। मम्मा इसमें गोभी उगेगी? हाँ बेटा, एकदम ताजी सफेद गोभी और ताजे ताजे आलू। नीले ड्रम में आलू और गोभी तो लगा दिए थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। मेहनत रंगला रही थी। नीले ड्रम से अब नन्ही पत्तियां बाहर झांक रही थी। पूरे घर में मानो एक नई उम्मीद जाग उठी हो, लेकिन कुदरत का इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात ठंड अचानक से और बढ़ गई और अपने साथ बर्फबारी लेकर आई। तभी एकदम से निकिता की आंखें खुलती हैं। बाहर हवा के चलने की साएं साएं की डरावनी आवाज आ रही है। निकिता भागते हुए रीना के पास आती है। रीना दीदी उठिए, जल्दी उठिए, देखिए बाहर मौसम कितना खराब हो गया है। क्या हो गया निकिता, इतनी ज्यादा ठंड है, तुम भी जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अभी नहीं सो सकती, बाहर देखिए पाला गिर रहा है। अगर हम अभी नहीं उठे तो सुबह तक हमारे नीले ड्रम में सिर्फ काली राख बचेगी। हमारी गोभी, हमारे आलू सब बर्फ बन जाएंगे दीदी। हमारी महीनों की मेहनत, बाबूजी का गौरव सब खत्म हो जाएगा। रीना झटके से उठी। तभी बाहर से बर्फीली हवा का एक झोंका कमरे में आया। दोनों की रूह कांप गई। एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले दोनों भागती हुई आंगन में आ गई। निकिता बाहर तो खून जमा देने वाली ठंड है, हाथ पैर सुन हो रहे हैं। ठंड तो है दीदी, लेकिन अगर आज हार मान गए तो हमारे इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी से अभी रास्ता नहीं दिख रहा था। ठंड हड्डियां तक उतर रही थी, लेकिन दोनों रुकी नहीं। स्टोर रूम में घुसी, अंधेरे में टटोलते हुए पुरानी बोरियां निकाली, फटी हुई साड़ियां निकाली, कुछ प्लास्टिक की पन्नियां निकाली। जो हाथ लगा उठा लिया। बस एक ही धुन थी कि ड्रम को बचाना है। भाभी आप दूसरे ड्रम को संभालिए, मैं ये गोभी के पौधों को ढक देती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा बोरी पौधों को छुए नहीं, बस उनके ऊपर छत की तरह रहे, नहीं तो बर्फ का वजन पौधों को तोड़ देगा। अरे निकिता ये देखो, इस ड्रम की पत्तियां तो अभी से ही ठंडी पड़ गई। ये ऊपर वाले मेरे पौधों को बचा ले, ये सिर्फ सब्जी नहीं हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। तभी अंदर से चंदर और रत्नेश की आंख खुली। बाहर कुछ आवाजें आ रही थी। दोनों उठकर आंगन में आ गए और जो देखा वो देखते रह गए। इस कपकपा देने वाली ठंड में, घने कोहरे में उनकी पत्नियां कांपते हुए हाथों से पौधों को ढक रही थी। ना अपनी परवाह, ना ठंड का डर, बस एक ही फिक्र की पौधे बच जाएं। रीना और निकिता, तुम दोनों पागल हो गई हो। ऐसे ठंड में तुम लोगों की जान भी जा सकती है। भैया हमारी फिक्र मत करिए, बस ड्रम को बचा लीजिए। अगर पौधों को कुछ हो गया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप उधर वाले ड्रम में ये बोरी लगा दीजिए जल्दी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप बोरी उठाई और उधर वाले ड्रम को ढकने लगा। रत्नेश दूसरी तरफ था। रीना और निकिता कांपते हुए डटी रहीं। उस रात ठंड में, अंधेरे में, एक दूसरे के लिए ना कोई शिकायत थी, ना कोई थकान, बस 4 लोग और नीले ड्रम में लगे आलू और गोभी, जिसे बचाना जरूरी था। अगली सुबह सबसे पहले निकिता और रीना आंगन में आई और कांपते हुए हाथों से बोरी हटाई। अरे निकिता देखो, हमारे आलू और गोभी दोनों बच गए। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई दीदी। कुछ हफ्ते और बीते। नीले ड्रम में हरियाली लहरा रही थी। गोभी के फूल आ गए थे, आलू की पत्तियां फैल गई थी। जो ड्रम कभी खाली कोने में पड़ा था
आज उसमें पूरी खेती थी, अपने हाथों से उगाई, अपने हौसलों से बचाई। निकिता, ये गोभी तो वैसे ही सफेद है जैसे बाबूजी के खेत में हुआ करती थी। उतने में पीछे से अरविंद जी आकर गोभी के पत्तों को छूते हैं। बहुओं, आज तुम दोनों ने मेरा खेत जिंदा कर दिया। वो सरपंच खेत के कागज तो ले गया, लेकिन मेरी बहू के हाथ की मेहनत नहीं। आज महीनों बाद घर वालों के चेहरे पर खुशी वापस आई थी। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। मम्मी, आज मेरे लिए गोभी के पराठे और भैया के लिए आलू के पराठे बनेंगे ना? तभी दीवार के उस पार से वही काकी और पड़ोसन झांकती हैं जो पहले मजाक उड़ाते थे। वो नीले ड्रमों में लहलहाती फसल देखकर सन रह जाती हैं। अरे हाय, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। इतनी ताजी गोभी और आलू इस नीले ड्रम में उगी है। काकी, अपनी आंखों पर भरोसा रखिए, ये सच है। नीले ड्रम में ही ताजी गोभी और आलू उगे हैं। मैंने कहा था ना, उस दिन हमें करने दीजिए, बाद में खुद दिख जाएगा। तो अब दिख गया ना। इतना कहकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और दोनों बहुएं किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती हैं। आज किचन में बेबसी और मजबूरी नहीं, आज नीले ड्रम की कामयाबी थी। एक तरफ निकिता गोभी की सब्जी बना रही थी, जिसकी खुशबू भी पूरे आंगन में फैली हुई थी, और दूसरी तरफ रीना आलू उबाल कर गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। अब सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद आलू के पराठे बने हैं। वाह, ये तो टेस्टी भी है। आज मैं 2 पराठे खाऊंगा। अरविंद जी ने पहला कौर उठाया, गोभी की सब्जी मुंह में रखी और रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज गोभी की सब्जी में वही स्वाद है जो मेरे खेतों की गोभी में होता था, एकदम ताजी। अरे बाबूजी, ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं और नीले ड्रम का कमाल है, और आपकी खेत की उस उपजाऊ मिट्टी का भी। नहीं बेटा, मिट्टी तो वही थी, लेकिन पहले मिट्टी को मेहनत से सींचना पड़ता था, तब जाकर वो फल देती थी। और इस मिट्टी को तुम दोनों ने अपनी मेहनत से सींचा है, तभी तो आज हम सभी ताजी गोभी खा पा रहे हैं, ताजे आलू खा रहे हैं। और ये आलू देखिए रत्नेश देवर जी, आप तो कह रहे थे कि ड्रम में आलू नहीं उगेंगे। आज देखिए ये आलू कितने नरम है, जैसे रुई। आप सही कह रहे हैं भाभी। मुझे तो यही लगा था कि इन नीले ड्रम में सिर्फ पानी ही भरा जा सकता है, लेकिन आप दोनों ने साबित कर दिया कि अगर पूरी मेहनत और लगन से कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है, फिर चाहे नीले ड्रम में आलू और गोभी की खेती ही क्यों न करनी हो। बस हौसला नहीं टूटना चाहिए, कहीं भी चाहे कोई भी मुश्किल आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। तभी दीवार के पास से वही पड़ोसन काकी झांकती है जो पहले मजाक उड़ाती थी। अरे क्या बना लिया रीना बहू, खुशबू तो हमारे घर तक आ रही है। खुशबू तो आएगी ही ना, ताजी गोभी और आलू की सब्जी जो बनी है। आप भी आकर चखिए मेरे बहुओं की मेहनत से उगाई हुई ताजी गोभी और आलू की सब्जी को, हैं? काकी मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और यहाँ एकदम से अरविंद जी के फोन की घंटी बजती है। हेलो रिधिमा, बड़े दिनों बाद फोन किया, अब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है भैया, बस सोच रही थी 2 दिन के लिए कानपुर आ जाऊं। बिल्कुल आओ, वैसे भी बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी बहन को नहीं देखा। ठीक है भैया, मैं कल आ रही हूँ। कोहरा धीरे धीरे छट रहा था और सूरज की किरणें नीले ड्रम पर पड़ने लगी थी। आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। आज घर में रिधिमा आने वाली थी। अरविंद जी की छोटी बहन शहर में रहती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी। उसके लिए खेती का मतलब बस बड़े बड़े खेत थे। तभी गांव की शांत सड़कों पर एक गाड़ी हॉर्न बजाती हुई अरविंद जी के घर के सामने रुकती है। भैया भाभी, मैं आ गई। अरे रिद्धिमा अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। दोनों बहुएं बुआ जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती हैं। प्रणाम बुआ जी, चलिए अंदर। जैसे ही रिधिमा अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे भैया, ये क्या हाल बना रखा है? पूरे आंगन में ये नीले ड्रम क्यों सजा रखे हैं? क्या आपने घर के आंगन को भी फैक्ट्री का गोदाम बना दिया है? अरे रिद्धिमा, तुम पहले अंदर आओ, फिर सब बताएंगे। महिमा जी रिधिमा को अंदर ले जाती है और उसे सोफे पर बिठाती है। दोनों बहुएं भी पास में खड़ी रहती हैं। सच कहूँ तो भाभी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। शहर में लोग छोटे छोटे गमलों में फूल लगाते हैं और यहाँ पर इतने बड़े नीले ड्रम में कीचड़ और मिट्टी भरी हुई है और उसमें सब्जी लगी हुई है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरविंद जी इतने लाचार हो गए हैं कि अब ड्रम में खेती कर रहे हैं। रिधिमा, ऐसा मत कहो, ये मेरी बहुओं की मेहनत है। उन्होंने दिन रात एक करके नीले ड्रम में आलू और गोभी की सब्जी उगाई है। तुझे क्या पता हम कितने मुश्किल समय से गुजरे हैं। दोनों लड़कों की नौकरी चली गई, घर में एक वक्त का अनाज नहीं था, पर मेरी बहुओं ने हार नहीं मानी। रिधिमा की आंखों में शर्मिंदगी और आंसू आ जाते हैं। वो उठकर अरविंद जी के पास आती है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, शहर की चमक ने मेरी आंखों में पर्दा डाल दिया था। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप लोग कितने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। निकिता और रीना,
मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों की मेहनत का मजाक उड़ाया। नहीं बुआ जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप तो हमारी अपनी है, हमसे बड़ी है। अपनों से भला कोई माफी मांगता है क्या? हाँ बुआ जी, निकिता ठीक ही कह रही है। आप हमसे बड़ी हैं और बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। चलिए, हमारी उगाई हुई ताजी गोभी और आलू की सब्जी का नाश्ता कर लीजिए। रिद्धिमा जी ने पहला निवाला लिया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं आती थी। अरे, ये गोभी की सब्जी तो इतनी अच्छी बनी है। ऐसी गोभी तो भैया के खेत में होती थी। उसके बाद से तो बस बाजार की सब्जी खानी पड़ती है। लेकिन आज कितने दिनों बाद ताजी सब्जी खाने को मिली। इसका तो स्वाद ही अलग है। बुआ जी, आप अभी तो सब्जी खा लीजिए, हम आपको दिन में आलू और गोभी की नई नई डिशेस खिलाएंगे। ठीक है। आज अरविंद जी का घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। रसोई से उठती सोंधी महक पूरे माहौल का दावत का न्योता दे रही थी। निकिता और रीना ने आज उन नीले ड्रमों की गोभी और आलू से बहुत सी डिशेस बनाई थी और बाहर सभी लोग बैठकर खाने का इंतजार करते रहते। बुआ जी, ये लीजिए नीले ड्रम की शाही दम बिरयानी। ये जो गोभी के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, ये सीधे आज सुबह ही ड्रम से कटे हैं। ऊपर से ये जो करारा तला हुआ प्याज और पुदीना है, ये इसकी जान है। बुआ जी, सिर्फ दम बिरयानी ही नहीं, ये अमृतसरी गोभी और दम आलू भी चखिए। अल्लाह जवाब। रीना, निकिता, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। ये स्वाद तो बिल्कुल भैया के पुराने खेत वाला है। क्योंकि मिट्टी वही है रिद्धिमा, बस जगह बदल गई है। उतने में मोहल्ले की 3-4 औरतें दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे रीना, निकिता, तुम दोनों की ये ताजी गोभी और आलू देखकर तो लालच ही आ गई। जरा हम लोगों को भी दे दो, इतनी सारी तो लगी हुई है। रीना और निकिता दूध जैसी गोभी और आलू उखाड़ कर मोहल्ले वाली औरतों को दे देती है। दूर से बैठी रिद्धिमा बुआ सब गौर से देख रही थी। मोहल्ले की औरतों के जाने के बाद बुआ उठकर आती है। निकिता, रीना, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सब्जी उगाई है, फिर इसे मुफ्त में क्यों बांट रही हो? आजकल तो ऐसी ताजी सब्जी बड़े अच्छे दामों में मंडी में बिक जाएगी। तुम अपनी सब्जी मंडी भेज दो, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। बुआ जी, हमने सोचा नहीं था इस बारे में। निकिता सही कह रही है बुआ जी, अगर ये बिक सकती है तो घर में पैसे भी आएंगे। लेकिन मंडी में कैसे लेकर जाओगे और कौन खरीदेगा? निकिता और रीना भाभी की मेहनत को घर की 4 दीवारों से निकालकर बाजार तक हम लेकर जाएंगे। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और अब बुआ जी के जाने का समय आ जाता है। निकिता, रीना, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी पहली ग्राहक मैं बनूंगी। 5 किलो गोभी और आलू पैक कर दो। और हाँ, ये लो पैसे, मुफ्त में नहीं लूंगी। और सुनो, जो कहा था वो करना, इसे मंडी लेकर जाओ, तुम्हारी सब्जी बिकेगी जरूर। बुआ के जाने के बाद रत्नेश और चंदर रोज सुबह ड्रम की सब्जियां लेकर मंडी जाने लगे। पहले दिन 1-2 ग्राहक आए, फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी। ये सब्जी ताजी है, बिल्कुल खेत जैसी। 1 हफ्ते में ही उनकी सब्जियां खत्म होने लगी, पैसे आने लगे। पापा, आज पूरी सब्जियां बिक गई और अच्छे दाम भी मिले। निकिता और रीना ने 2 और ड्रम मंगवाए, इस बार टमाटर और मिर्च भी। निकिता, लगता है हमें और ड्रम चाहिए। आंगन अब छोटे खेत की तरह दिखने लगा। तभी एक दिन फोन की घंटी बजी। हेलो। चंदर, फैक्ट्री चालू हो गई है, दोनों वापस आ जाओ काम पर। रत्नेश ने फोन रखा। पापा, हमें हमारी नौकरी वापस मिल गई, हमारी फैक्ट्री का ताला खुल गया। यह तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दी बेटा तुम दोनों ने। इसी तरह कुछ समय बीतता है। आंगन में नीले ड्रम खड़े थे, अब 5 हो गए थे। हर ड्रम में हरियाली थी। घर में अब ना भूख थी ना बेबसी। अपना काम था, अपनी कमाई थी, अपना सुकून था। नीला ड्रम, तुमने मेरा खेत वापस दे दिया।